अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको जैसे कि मालूम ही है कि ये पाकिस्तान टेलीविज़न की ट्रांसमिशन गुज़श्ता कई रोज़ से जारी और सारी है और जब तक मुल्क के अंदर हालात जो हैं कोरोना वायरस के हवाले से मामूल पर आते हैं, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपको लम्हा ब लम्हा हर उस अपडेट से आगाह करते रहेंगे जो हुकूमती इक़दामात हैं उस हवाले से भी और मुल्क के अंदर इन कोरोना वायरस से मुतासर जो अफराद हैं, जो मरीज़ हैं, उनकी तादाद के हवाले से उनके लिए क्या ऐसे काम किए जा रहे हैं, ऐसे अहकामात किए जा रहे हैं, वो तमाम डिटेल्स जो हैं वो इस ट्रांसमिशन के थ्रू हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। आज मैं आपकी मेज़बान समीना वकार और मेरे साथ मौजूद हैं मनाज़र हुसैन। हम लोग हमेशा की तरह और रोज़ की तरह आपको आज भी मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से अपडेट भी करेंगे और हुकूमती इक़दामात क्या हैं इस हवाले से वो भी आप तक पहुँचाएंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि कुछ ही दिनों के बाद रमज़ान अल मुबारक शुरू हो जाएगा। मुल्क के अंदर फूड के हवाले से और क्या उसकी तलब और रसद के हवाले से कौन से अगर कोई ऐसे मसाइल हैं तो क्या उनका इदराक जो है वो किया जा रहा है और उनका तदारुक भी किया जा रहा है, इस हवाले से भी बात करेंगे और हुकूमती इक़दामात अवाम को रिलीफ देने के लिए इस हवाले से और क्या क्या है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है किसी तारुफ के मोहताज ने, जनाब सैयद फ़खर इमाम ने, और नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी जो है ये उनका सवाबदीद है, उनके पास ये पोर्टफोलियो है। इस हवाले से भी उनसे कुछ सवालात करेंगे और खुसूसन हुकूमती इक़दामात के हवाले से। बहुत शुक्रिया जनाब सैयद फ़खर इमाम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, ये जानना चाहेंगे कि हम हमेशा देखते हैं कि बड़ी बदकिस्मती की ये बात है कि अगर हमारे मुल्क के अंदर भी ऐसा सूरत हाल हो कि जब भी कोई इस किस्म की, जहां बहुत ज़्यादा मुखय्यर हजरात हैं, बहुत बढ़ चढ़ कर वो जो है किसी भी ऐसे कार्य खैर में हिस्सा डालते हैं, वहाँ कुछ मुनाफाखोर हजरात भी होते हैं जो कि इस किस्म की सिचुएशन से फ़ायदा उठाते हैं और फ़ायदा उठाते हुए वो ये करते हैं कि चीज़ों की कीमतें बढ़ा देते हैं, मार्केट से चीज़ों को उठा लेते हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने जैसे अभी हालिया उन्होंने ये कहा है कि सख्त इसके लिए इक़दामात लिए जाएंगे, किसी मुनाफाखोर को नाजायज मुनाफा कमाने की जो इजाजत है वो हरगिज हरगिज नहीं दी जाएगी। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे सर, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं और किस तरह से ऐसे लोगों को काबू किया जा सकता है और उनके लिए अगर कवानीन कोई बनाए जा रहे हैं, मजीद सख्ती की जा रही तो वो क्या होगी? जी सुनील साहब, मेरा ये ख्याल है जैसे कि आपने अभी कहा कि जो नाजायज मुनाफाखोर लोग हैं, यकीनन ये ऐसे लोग होते हैं जो कि हमारे माशरे में एक बदअमनी पैदा करते हैं और गरीब लोगों का, मुतवस्सित तबके लोगों के लिए एक अजाब भी बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल में कि एक सोशल ईवल तो है, हमारे मुल्क में भी है और ममालिक में भी है। के बारे में सोचो विचार तो हो रही है हुकूमत में कि कोई ऐसी कानून साजी की जाए जिसमें ऐसे लोगों को सजा भी दी जाए बजरिया ट्रायल। पहले तो ये इनका, तो उसके साथ मेरा ये ख्याल है कि ये जो वबा फैली है ये आलमी सतह पे फैली है। जैसे आपको पता है इसमें आलमी सतह पे तकरीबन 20 लाख के करीब इसमें लोग अफेक्ट हुए हैं और 1.25 लाख 1,30,000 के करीब अमवात भी हो चुकी हैं। पाकिस्तान में भी तकरीबन 5,600 के करीब लोग इन्फेक्टेड हैं और 106-107 अमवात हुई हैं। तो जब हालात ऐसे होते हैं जहाँ की दुनिया में जगह जगह पे लॉकडाउन हो रहा है और कहा यह जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी होनी चाहिए और आप अपने हाथ जो है उसको साफ रखना चाहिए, और फिर क्योंकि एक ऐसी चीज है जिसकी अभी तक कोई अद्वियात नहीं आ सकी, कोई अभी तक हमने कोई ऐसी चीज नहीं कहीं भी किसी भी अभी मुल्क में, हालांकि रिसर्च इंस्टीट्यूट तो दुनिया भर के इसी काम पे लगे हुए हैं कि इसका कोई। अच्छा सर, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, एक सवाल और आपसे करना चाहूंगी आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कि जो तलब और रसद जो हमने हमेशा ये देखा कि अमूमन हमने रमज़ान मुबारक में ही देखा कि अशिया खुर्दनोश की एक तो कीमतें बढ़ जाती हैं, उसके अलावा उनकी जो तलब और रसद में बैलेंस नहीं रहता और कई दफ़ा ऐसा भी देखा गया जैसे माजी में ही देखा गया। क्या इस वक्त आप इस सूरत हाल को, एक तो इस वबा को मद्देनजर रखते हुए और फिर दूसरा ये कि अभी रमज़ान मुबारक की आमद है, तो क्या हमारे मुल्क के अंदर सब कुछ सफिशिएंट है, गंदम, आटा, दालें, जो भी अशियाए ज़रूरियाँ हैं, और वो उस हवाले से आप क्या कहेंगे हमारे नाज़रीन को, क्योंकि इस वक्त सब आवाम सुन रही है और लोग यकीनन हमारे हम खुशकिस्मत हैं, हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान,
कि यहाँ 90-95% तो जो हमारी ज़रूरियात हैं दुनोश की, वो हमारे पास अपने मुल्क में ही पैदा की जाती हैं। खुर्दनी तेल एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी हमें ज़्यादा तलब रहती है। उसके अलावा मेरे ख्याल में हमारे पास तकरीबन हर चीज़ मुहैया है। हो सकता है कि कहीं कभी कभी कुछ कमी हो जाए, पर जो हमारे मेन खुराक है जिसमें गंदम, धान, मक्की और दूसरी चीज़ें हैं, वो तो फिलहाल कुदरत की बहुत मेहरबानी है कि हमारे मुल्क में उसकी पैदावार काफ़ी हद तक पूरी कर रहे हैं। पर जो आपने बात की, अब यहाँ हुकूमत ने ये भी कोशिश की है कि इसके लिए मुख्तस भी जो ये ECC है उसमें 50 अरब रुपए जो हमारे ये आउटलेट्स हैं सरकार के, उनके जरिए सब्सिडी दी जाए लोगों को, और ख़ासतौर रमज़ान पैकेज जो होगा उसमें तकरीबन 50 अरब रुपए इसके लिए मुख्तस की गया है। राइट। अच्छा फ़खर इमाम साहब, ये भी जानना चाहेंगे आपके साथ ये कि इमदाद की फराहमी का सिलसिला हुकूमत की जानिब से जो 12,000 रुपये फ़ी ख़ानदान दिए जा रहे हैं, यकीनन रमज़ान मुबारक में मज़ीद लोगों की ज़रूरियात बढ़ेंगी, उस हवाले से भी लोगों को तलब होगी। लॉकडाउन जो मज़ीद एक्सटेंड किया गया है, तो इस सूरत हाल के तनाजुर में ये कहिएगा कि क्या जिस एक ख़ानदान को रकम दी जा चुकी है, दोबारा भी अगले मरहले के लिए, अगले माह के लिए उनको ये राशन की फराहमी के सिलसिले में जो इमदाद है वो जारी रहेगी? और कवानीन के नफाज के हवाले से बताइएगा कि इस मरतबा क्या हिकमत अमली तय की जा रही है कि सिलसिला पहले से मुख्तलिफ हो? जहाँ तक ये एहसास प्रोग्राम है जी, इसमें जो 12,000 रुपए है ये तकरीबन 1,20,00,000 लोगों को, खानदानों को दिया जाएगा। इसमें तकरीबन 150 अरब रुपए इसमें मुख्तस किए गए हैं। उसमें कुछ तो काफ़ी लोगों को मिल भी चुके हैं, पर आहिस्ता आहिस्ता किस्तवार ये दिया जा रहा है, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक मसला बना हुआ है, और जिस तरीके से इसकी जो तकसीम का तरीक़ाकार है वो नज़्म ज़ब्त के तहत अगर किया जाए तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। ये पहली मरतबा मेरा ख्याल है इस स्केल पे पाकिस्तान की तारीख में इतने पैसे दिए जा रहे हैं, और यकीनन हुकूमत इस चीज़ के बारे में पूरी तरह आगाही रखती है कि इसके बाद भी, पर वो जब वक्त आएगा तो फिर ही फैसला होगा। क्योंकि पाकिस्तान, आप जानते हैं कि ये जब से वबा का मसला बना है, हमारे टैक्सेस में भी छूट दी है काफ़ी चीज़ों में, फिर हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी इस महीने काफ़ी नीचे चले गए हैं। उसके अलावा हमारे देखना ये होगा कि हम किस तरीके से अपनी रकूम जो है उनको मुनसिफाना तरीके से हम अपने लोगों तक पहुंचाएंगे, और यकीनन हुकूमत ये जब पहली किस्त खत्म हो जाएगी उसके बाद जायजा लिया जाएगा, और अगर जरूरत पड़ी तो हुकूमत इंशाल्लाह अपने अवाम को, अपने जो हमारे शहरी हैं उनको तकसीम करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब सैयद फ़खर इमाम साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और उन्होंने जिस तरह से कि अपडेट किया और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से बताते रहे। नाज़रीन, हम वक्तन फ़वक्तन आप तक की तमाम चीज़ें इसलिए पहुँचाते हैं ताकि आप भी अपडेट रहें और आपको वो तमाम सूरत हाल जो इस वक्त मुल्क के अंदर है उससे भी आपको आगाह रखने की पूरी कोशिश करते हैं, और उसके अलावा इस वबा को लेकर पूरी दुनिया में जो एक सूरत हाल है वो भी आपके सामने रखना चाहते हैं, और हमारी कोशिश है कि वो भी हम आप तक पहुँचाते रहें। इस वक्त हमें सेनेटर साहब ने ज्वाइन किया है, नोमान वजीर साहब ने, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उनकी कि वो हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पे। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया। अभी हम सैयद फ़खर इमाम साहब से भी इसी हवाले से बात कर रहे थे, हुकूमती इक़दाम के हवाले से कि गवर्नमेंट इस वक्त रिलीफ के तमाम वो काम कर रही, चूँकि इस वबा की सूरत हाल में वो तमाम तबका जो कि हमारा बिल्कुल हमारा लेबर तबका है, हमारा लेस्ट प्रिविलेज तबका है, वो लोग जो दिहाड़ीदार हमारे मजदूर तबका है, वो सबसे ज़्यादा इससे मुतासर हुआ है। तो उनके रिलीफ के बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। जैसे अभी लेटेस्ट अपडेट तो ये है कि 28 लाख खानदानों में तकरीबन 35 अरब रुपए जो हैं वो तकसीम किए जा चुके हैं, और आगे भी मरहलावार इसके ऊपर काम हो रहा है। ये जो सूरत हाल है सर, इसके हवाले से जानना चाहेंगे कि जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने एक इनिशिएटिव लिया और उन्होंने कहा कि जो तामीराती शोबा है उसको थोड़ा सा रिलैक्स दिया जाए, तो आप समझते हैं कि ये तमाम वो एरियाज हैं जिनमें कि कोरोना जैसी वबा से
कम से कम जो है वो रिस्क फैक्टर है, इसलिए इन शोबों को जो है वो खोला गया है और थोड़ा सा इनको रिलैक्स किया गया है? थैंक यू वेरी मच सबीना। सबसे पहले तो ये वर्ल्ड ओवर एक नोन फिनोमेना है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को स्टार्ट करते हैं तो ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन लेकिन इसके साथ जो एसोसिएटेड लार्ज स्केल इंडस्ट्री है या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, वो सारे के सारों को एक बड़ा इम्पेटस मिलता है और रोजगार मिलती है। तो ये पहले भी हमारी हुकूमत का ये सोच थी, लेकिन अब जब ये कोविड के आने के बाद हम जो रीस्टार्ट करना चाहते हैं अपनी इकॉनमी, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हालात पाकिस्तान में निस्बतन बाकी मुल्कों से बहुत बेहतर है। जी आई मीन मैं एक जस्ट के स्टेटिस्टिकल फिगर आपको दे दूं इसके अंदर कि यूएस के अंदर पर मिलियन इस वक्त 1900 केसेस हैं और इटली के अंदर पर मिलियन 2700 केसेस हैं और पाकिस्तान में सिर्फ 25 केसेस हैं। तो इट्स वेरी गुड। अभी रिसेंटली डेनमार्क में 300 वहाँ अमवात हुई हैं और हमारे तो 100, 104, 107 है तकरीबन। डेनमार्क में स्कूल्स भी खोल दिया अब उन्होंने। सो अब हमें ये बड़ा जरूरी था कि हम अपनी मईशत को खोलें और लोगों को रोजगार दें। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सबसे पहले आती थी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी हमने जैसे इसको एनालाइज किया कि इसके अंदर जो दुनिया भर के सेफ्टी प्रोसीजर्स उन्होंने अडॉप्ट किए कोविड की वजह, इसकी वजह से, बीमारी की वजह से, तो हमने केपीके में उसका यूनाइटेड किंगडम का भी वो देखा सारा और उसके मुताबिक उसको ट्वीट के अपने मुताबिक। जैसे अभी हमारा केपीके का जो अनाउंस किया गया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए, उसके अंदर सिर्फ हमने ये नहीं कहा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, उसके साथ जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मिक्सर बनाने वाले हैं, लिफ्ट बनाने वाले हैं या टरेट्स बनाने वाले हैं, जो सीमेंट पोर करने वाले, वो सब चीजों को हमने लेकर उन सबको खोला कि ये सारी इंडस्ट्री शुरू होगी और रोजगार इसके साथ शुरू है। अच्छा सर, आज शाम को 5 बजे केपीके का अनाउंस हो तब ये कल परसों से शुरू हो जाएगी। ठीक सर, इसी का एक ज़मीनी सवाल करूँ। जैसे आपने ये कहा कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो दूसरी इंडस्ट्रीज है, कमोबेश 40 से 42 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि इस तामीराती शोबे के साथ मुंसलिक होती हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें अभी आपने कुछ का जिक्र किया। क्या ये सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर के जुमरे में जितनी इंडस्ट्रीज आती हैं सिर्फ उनको रिलैक्स किया जाएगा या इसके अलावा दीगर भी हैं जिसमें आपका बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं और वो सब भी उनको भी रिलैक्स किया जाएगा या मरहलावार? हम इनिशियली सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर, लेकिन ग्रे स्ट्रक्चर में अभी जो हमारा जो सबसे आखिरी सूबे ने जो अनाउंसमेंट किया यानी केपीके ने सब अभी शाम को 5 बजे नोटिफिकेशन उसके इशू किया है, उसके अंदर हमने सारी चीजों को कवर किया है। यानी उसके अंदर शटरिंग मटेरियल होता है, चिपबोर्ड होता है, उसमें लिफ्ट्स होती हैं, मिक्सचर्स होते हैं, ये क्रशिंग मशीन्स होती हैं, ये सारा कुछ जो ग्रे स्ट्रक्चर के स्कैफोल्डिंग है, स्कैफोल्डिंग पाइप्स हैं, उनके सारे, इन सारों को हमने खोला है केपीके के अंदर के। अनलाइक मतलब सिंध में ये नहीं हुआ, सिंध के अंदर उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू ही नहीं की, वो जो बाकी एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज हैं वो भी उन्होंने नहीं की, लेकिन यहाँ केपीके में पंजाब में कुछ हद तक ये सब कुछ के सारी एसोसिएटेड इंडस्ट्री को हमने ओपन अप किया है इसके लिए, रोजगार प्रोवाइड करने के लिए। ठीक। अच्छा सर, एक चीज़ जो बड़ी, ये तो चले केपीके की अगर हम बात करें तो एक तरह की खुशकिस्मती ये कि ज़्यादातर मज़ाफ़ाती इलाकों में जो केपीके के इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ पे आपका जितना लेबर है और वो तमाम लोग जो कि कोरोना से मुतासर होते हैं वो अगर वहाँ पे काम काज छोड़ के घरों को चले गए हैं तो वो किसी न किसी हवाले से शायद आसानी हो शहरों तक आने में और इस मामलात में अपने आप को लगाने में। लेकिन आपने देखा होगा कि कराची में हमारा बहुत ज़्यादा जो हमारी लेबर है वो पंजाब से या केपीके से है और कोरोना वायरस की वजह से सब लोग जब ये वबा आई तो अपने घरों को चले गए। अब उन लोगों को वापस लाना ये एक बहुत बड़ा मरहला है, किस तरह से लाया जा सकेगा और कैसे इन इलाकों में, दीगर इलाकों में काम को शुरू किया जा सकेगा? ये जिम्मेदारी किसकी होगी? सूबों की? जी ठीक है सबीना, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट एक रेज किया और ये बहुत बड़ा इशू था जो हमने जब केपीके में हम जब ये कर रहे थे तो एक तो हम बड़े खुशकिस्मत है केपीके वाले कि हमारा ना सिर्फ सियासतदान जिस तरह वो कर रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप, बल्कि हमारी ब्यूरोक्रेसी वो बहुत मिलकर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर एसओपीज बनाई। तो हमने क्या किया कि यहाँ नोटिफिकेशन में ये लिख दिया कि जी जितनी गाड़ियां जो लेबर्स को लेकर आएंगी उसके ऊपर स्टिकर, इतने साइज का स्टिकर लगा होगा, ये उस पर लिखा होगा, ऑथराइजेशन लेटर होगा, ये सारा कुछ हमने उसको स्ट्रीम बता दिया। कहते हैं ना, जो कहते हैं डेविल इज इन द डिटेल्स, तो डिटेल्स तक हम उसके अंदर चले गए। लेकिन ये प्रोविंशियल सिर्फ चला। आपने जो इशू रेज किया जैसे कराची में जब भी वो शुरू करना चाहेंगे इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट्स पर
अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि ये किस तरह के, बल्कि बल्कि ये बहुत बड़ा मसला रहता है। जैसे हमारा केपीके के कुछ वर्कर्स हैं जो पंजाब से आएंगे, अब पंजाब से वो कैसे आएंगे इधर तक आने की, वो टैक्सीज में, प्राइवेट कार में, बसेस तो चल ही नहीं रही। अच्छा, वो जो नोटिफिकेशन है वो केपीके स्पेसिफिक है, पंजाब का पंजाब स्पेसिफिक है, इंटर प्रोविंशियल ये नहीं हुआ। तो इसका ये सही आपने आइडेंटिफाई किया, दिस इशू हैज टू बी रिजॉल्व्ड। इंशाल्लाह इसको कल बात करेंगे फेडरल लेवल से, प्रोविंशियल लेवल से भी। अच्छा नवान साहब, मुख्तलिफ सनतों के हवाले से रिलैक्स करने के हवाले से आपने बात की, यकीनन एक अच्छा कदम है, लेकिन साथ ही साथ ये है कि जो हमारे यहाँ ज़ाब्ता अखलाक है या कवानीन का नफाज है, उसमें हमने मुतअद्दिद बार देखा कि बेशक वो लॉकडाउन के तसलसल के हवाले से हो, या फिर ये है कि गरीबों को इमदाद पहुँचानी हो, या ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलिंग जैसे मसाइल से निपटना हो, कवानीन मौजूद हैं, मौसर अमल दरामद और नफाज जो है बहुत से मौक़ों पर कासिर है। इस हवाले से बताइएगा कि किस तरह से हम हिकमत अमली तरतीब दे रहे हैं कि कम से कम इस मरतबा इस सिचुएशन में हम बतरीके एहसन मामलात से सुरखरू हो सकें। देखिए, मुझे नहीं पता कि सिंध गवर्नमेंट किस तरह कर रही है, पंजाब का थोड़ा बहुत मुझे पता है और केपीके का ज़्यादा पता है नहीं। केपीके में हमने क्या क्या है कि हमने ये अथॉरिटी तीनों को दी हुई है, मतलब लेबर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जो एक होता है या इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है, नोटिफिकेशन उसकी है, उसका जो एक इदारा है जिसको केपीएसएमए कहते हैं, सरकार का इदारा है, वो इसकी मॉनिटरिंग नंबर 1 वो करेगा। नंबर 2 वो सपोर्ट लेगा हेल्थ डिपार्टमेंट से भी, कि हेल्थ डिपार्टमेंट वाला, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट वाले समझते हैं ज्यादा मेडिकल चीजें तो समझते हैं, उससे भी सपोर्ट लेगा। तीसरा, पुलिस इज ऑल्सो ऑथराइज टू चेक दिस थिंग। तो जरूरी क्या है कि एसओपीज, रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन बन जाते हैं, उसकी इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी होगी। फिर हमने एक और काम किया, जो इंडस्ट्रीज का प्रेसिडेंट है या जब बाजार खुल जाएंगे, बाजार के कमेटी वाले जो होते हैं, जो सदर उनका होता है, मार्केट का सदर होता है, उसके साथ भी हम इन्वॉल्व हैं। सदर की जिम्मेदारी हमने लगाई कि आपने ये एग्रीमेंट हमारे साथ किया है, इस एग्रीमेंट के मुताबिक अपनी दुकानों में जो दुकानदार है या उसके जो क्लाइंट ग्राहक आता है, उसको इस तरीके से आप रिसीव करेंगे, इस तरह उसको हैंडल करेंगे। और अगर आप इसको नहीं करेंगे तो हम आपकी एक दुकान जो नहीं करती उसको सील करेंगे, एक दफा वार्निंग देंगे, दूसरी दफा देंगे, तीसरी दफा वो पूरी मार्केट एक हफ्ते तक हम सील कर देंगे। ये उन्होंने एग्री किया, लेकिन एग्री किस तरह किया, सारे सूबों को चाहिए करे कि मार्केट के सदूर जो होते हैं या इंडस्ट्रीज के जो प्रेसिडेंट है उसको लेकर चले। ये कोई थानेदारी करने की जरूरत नहीं है, ये एक हमें हमारा मसला है, हमारे सारी दुनिया में है, हमारे मुल्क में निस्बतन कम है, लेकिन इसको मिलकर चलकर उनको इन्वॉल्व कर और फिर इसकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो कामयाब होंगे। और फिर स्ट्रिक्ट मेजर्स अगर नहीं करेंगे तो हम आपके कारखाने बंद करेंगे, आपके इंडस्ट्रियल स्टेट बंद कर देंगे, आपकी मार्केटें बंद कर देंगे, ट्रांसपोर्ट भी नहीं करेंगे, आपकी ट्रांसपोर्ट के परमिट्स हम ले लेंगे। इस किस्म के स्ट्रिक्ट मेजर्स भी पहले वेल डिफाइंड होने चाहिए, तो फिर लोग इसकी इंप्लीमेंटेशन सही तरह करेंगे। नोमान वजीर साहब, एक बात और, वो आपने जैसे कहा मजदूरों को वापस लाने की बात हुई और एक चले गुड लक के केपीके के मज़ाफ़ाती इलाके में बहरहाल फिर भी शायद हर किसी के पास अपनी ट्रांसपोर्ट ना हो कि वो एक या दो करके शहरों तक आ सके। वहाँ पे भी वही बसेस का तरीकाकार है या सुजुकीज या छोटी लोडर गाड़ियों में जिस तरह से लोग आते जाते रहते हैं। एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि अब चले बलफर्ज महाल कोई ना कोई बंदोबस्त मैकेनिज्म बना लिया जाए और उनको वहां से अपने घरों से अपने इलाकों से उनको लाया जाए, ले आएंगे, इसमें भी हफ्ता 10 दिन तो लग ही जाएंगे, मतलब इस को एक एसओपीज बनाने में। फिर आगे साथ ही रमजान मुबारक शुरू हो जाएगा, तो ये सारी सूरत हाल, फिर ये टाइमिंग्स, इसको ये क्या रूटीन बनेगा, किस तरह से मुमकिन हो पाएगा, उसके लिए क्या कोई सोच विचार किया गया है कि इसको कैसे, अब आप ये इंडस्ट्री तो खोल गई, अब इसके लिए क्या लाहेअमल किस तरह से अख्तियार किया जाए? देखिए, हमने यहाँ मैं फिर से वो केपीके की नोटिफिकेशन के बाद इसलिए करता हूँ कि हम बड़े इन्वॉल्व थे। पंजाब की भी मैंने देखी, हमारे कंसर्न्स पंजाब के बिजनेसमैन से भी मैं बड़े क्लोज कोऑर्डिनेशन में बात कर रहा हूँ, उनकी भी मैंने देखी। सिंध की भी नोटिफिकेशन दी। केपीके की नोटिफिकेशन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि आप जो बसेस जो हायर करेंगे लेबर को लाने के लिए, कंपनी खुद हायर करेगी, मलकंड, स्वात, मर्दान, चारसदा उधर से लाएगी। उसके अंदर लोग बैठेंगे किस तरह, वो भी डिफाइन किया कि एक सीट छोड़कर बैठेंगे, इतने फासले में बैठेंगे, 30 की कैपेसिटी है तो 15 से ज्यादा लोग नहीं बैठेंगे, ये भी उसके अंदर डिफाइन किया हुआ है। तो ये एक पूरे एलैबोरेट प्रॉपर्ली प्लान, वो डेवल इन द डिटेल्स कहते हैं ना, वो डिटेल्स तक में जाकर ये किया है, तो इसकी इंप्लीमेंटेशन भी होपफुली बेहतर हो जाएगी, क्योंकि क्लियर कट डिफाइंड है इसके अंदर। तो ये हमारा जो होप करते हैं कि जैसे आज शाम को 5 बजे नोटिफिकेशन आया, आई एज्यूम के
90% ऑफ कारखाने जो है ना ये 2 दिन बाद यानी 48 घंटे बाद चल पड़ेंगे। 90% केपीके में चल पड़ेंगे क्योंकि नोटिफिकेशन बड़ा क्लियरली वेल स्पेल्ड आउट नोटिफिकेशन है, तो इतना मसला नहीं होगा। बाद में आता है इशू के मार्केट में जान कितनी है कि आपका प्रोडक्ट कितना उठाएगा, मार्केटिंग खुलेगी, चलेंगी, सेल होगी, कभी पूरा प्रोसेस एक चलने में नेचुरली आई एग्री 4, 5, 6, 7 दिन लग जाएंगे पूरे मार्केट को स्टेबलाइज होने में सर लगेगा। अच्छा नुमान वजीर साहब, जैसे आपने कहा कि शायद अगले कुछ घंटों में कुछ कारखाने जो हैं वो चल पड़ेंगे, तो उसकी एक वजह तो ये जैसे कि हमने ये जो रिपोर्ट हुआ है वो ये कि जो कारखाने के अंदर जो मजदूर रहते हैं, जैसे उनके लिए एक लिविंग एरियाज भी बनाए जाते हैं, कुछ घर या फ्लैट या इस किस्म के रहने की उनका बंदोबस्त होता है, वो तो शायद फौरन शुरू कर दें क्योंकि वो उसी प्रेमिसेस के अंदर उनके मजदूर जो हैं वो रहते हैं। दूसरे शहरों से लाने वालों को जो आपने कहा कि लाए कैसे जाएंगे, क्या ऐसा कोई इंतजाम किया जा सकता है मजीद इसको सिक्योर करने के लिए कि जिनको आप जो लोग गाड़ियों में बैठेंगे, लोड होंगे, वहां पे उनका एक जो प्राइमरी एक जो टेस्ट है वो करके उन लोगों को लाया जाए। अगर कोई खुदा न खास्ता कोरोना में वबा में इन्वॉल्व है तो उसको बस में ही ना बैठे देना चाहिए, फिर उसको यहाँ आके जाहिर है तो इस किस्म के कोई मेजरमेंट हैं ताकि उनको वहीं पे जहाँ से उनको उठाया जाए वहीं पे टेस्ट वगैरह इनके कर लिए जाएं लाने से पहले। ये तो नोटिफिकेशन में ऐसी चीज लिखी नहीं है, मतलब इतना डिटेल भी नहीं गया, लेकिन जनरली जो चेंबर ऑफ कॉमर्स वगैरह में और बाकी इंडस्ट्रियल से डिस्कशन में उनको ये कहा गया है कि जी आप अपना जब था सबसे पहले जिस एरिया से आ रहा है, सपोज मर्दान एरिया से आ रहा है, उधर जो सीनियर मोस्ट आदमी वो देखेगा, वो स्कैनर ले जाएगा अपने साथ, स्कैनर से स्कैन करके टेम्परेचर लेगा, हिस्ट्री छोड़ा पूछेगा कि खांसी तो नहीं, तुम्हारे खानदान में किसी नहीं, तुम्हारे यूसी में यूनियन काउंसिल में कोई बीमार तो नहीं है, इस किस्म से उसे सवाल करके ठीक, वो तो पहले ही पूछ लेते। आजकल मोबाइल फोन है, हर डिपार्टमेंट वाला, हर इंडस्ट्री के वेरियस अपने जो सब डिपार्टमेंट होते हैं उसके डिपार्टमेंट हेड उसको टेलीफोन करके पूछ लेते हैं कि इस यूसी में है नहीं। हमने गवर्नमेंट से भी ये कहा गया कि जरा मैपिंग कर दें कि यूनियन काउंसिल कौन से हॉटस्पॉट्स हैं, उधर के इंडस्ट्रीज वालों के साथ भी हम वो शेयर करेंगे। वो हॉटस्पॉट जो है उसके वर्कर्स को रखेंगे ही नहीं, उनको छुट्टी दे देंगे कि जब तक उसका एरिया क्लियर ना हो जाए। तो इस किस्म की, लेकिन एक और चीज मैं आपको बात बताऊं, ये अगेन कोई 1.5-2 महीने पहले मैं कराची गया था और उस वक्त ये कोविड का नया शुरू हुआ था, उधर भी स्कैनिंग वगैरह हो रही थी। ये थर्मल स्कैनर जो टेम्परेचर माथे पर पड़ते हैं, इन सब में एरर है, इन सब में 3 से 4 डिग्री का एरर होता है। और उसको हमने क्या किया केपीके के अंदर कि इंडस्ट्रीज को ये कहा वो करेंगे कि वो रोजाना सुबह मर्करी थर्मोमीटर जो होता है, जो बगल में या जबान नीचे लगाकर जो आम कॉमन उसके अगेंस्ट उसको कैलिब्रेट करेंगे कि जी कितना एरर है। और मैंने खुद देखा हमारी अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर 3-4 डिग्री एरर में शो करता है। वो होता है आपका सपोज 98.4 होता है, वो दिखाता है 93, तो 93 जब 97 हो जाएगा तो वो 93 में 4 डालो तो 97 है, अगर 97 दिखाएगा तो 4 डालो तो 101 टेम्परेचर है। तो उसको डेली कैलिब्रेट करना भी हमने इसके अंदर स्पेसिफाई किया कि आप उसको डेली कैलिब्रेट करेंगे। एक और चीज हमने क्या किया कि अगर खुदा ना खास्ता किसी इंडस्ट्री में ये हो जाता है तो फिर क्या हो जाए, क्या वो 600-700 आदमी मजदूर जो उधर काम कर रहे हैं, लेबर वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, उन सबको फारिग करेंगे? वो भी स्पेसिफाई किया है कि नहीं, वो उसको फारिग नहीं करेंगे। फिर वो सब डिपार्टमेंट, यानी एक कारखाने में 600 मजदूर वर्कर्स काम करते हैं, उसके सब डिपार्टमेंट्स बनाए हुए, हर शिफ्ट में सब डिपार्टमेंट्स, तो हर सब डिपार्टमेंट्स में, या बबल्स कहते हैं, यूरोप में भी ये तरीका चल रहा होता है, बबल्स बना देते हैं कारखानों के अंदर। उस हर बबल में 10-12 लोग होते हैं शिफ्ट के अंदर। उस 10-12 में से कोई अगर होता है तो सिर्फ वो 10-12 को हम चेक करेंगे कि उसमें कोविड आया है तो नहीं है, नॉट कि आपके 600 करना, ये तो बड़ा महंगा पड़ जाएगा। उसको चेक करने के बाद, फिर डिसइंफेक्ट करने के बाद कारखाना 48 घंटे में फिर चला देंगे। उस पर्टिकुलर आदमी को, उस डिपार्टमेंट को चेकआउट करेंगे, नॉट दैट होल ऑफ दिस थिंग। जैसे पंजाब वालों ने किया, वो कहते हैं हम सारा कारखाने के सब वर्कर्स 800 को चेक करेंगे। 800 पर चेक करने का अगर आपका 8,000 रुपया खर्चा आ रहा है तो ये तो कोई 6.5 लाख रुपया खर्चा आ जाएगा। तो ये नहीं, ये इस तरह नहीं हो सकता। तो ये सब बबल्स वगैरह बनाना है हर महकमे के अंदर, दुनिया भर में ये तरीका हो रहा है इस तरह करने के। एक और चीज हमने क्या किया, यहाँ हम जो केपीके में करेंगे, बाइनरी क्या होता है कि आप टेस्ट करते हैं तो आप उसके अंदर 16 लोगों का एक सैंपल लेकर एक साथ चेक करते हैं। तो एक टेस्ट जो 8,000 रुपए होता है, कोई लैब वाला ले रहा होता है या सरकार का सस्ता पड़ता है, तो 16 का एक साथ आप टेस्ट करते हैं। उस 16 में अगर एक का भी वो हो तो फिर नेगेटिव आ जाता है। अगर वो नेगेटिव आता है फिर आप 8 के ग्रुप्स बना देते हैं, उसमें फिर इसका आता है फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 1 का।
ये दुनिया भर में ये तरीका है कि आज नया पिछले 5-6 दिनों से ये शुरू हो गया है, ये हमने यहाँ अडॉप्ट किया और ये चाहिए सारे पाकिस्तान में इस किस्म के सिस्टम से करें, इंस्टेड के एक सिंगल टेस्ट ना करें, 16 लोगों का लेकर टेस्ट करें। ये बहुत अच्छा एक आपने ये बताया, ये दिस इज वेरी गुड। अच्छा है कि अगर 16 लोगों को किया जाए, अगर नेगेटिव आता तो मीन वो 16 के 16 क्लियर है, और अगर उसके अंदर एरर होगा तो बिल्कुल ये एक बहुत अच्छा, और थोड़ा सा ये है कि इकोनॉमिकली भी हमें थोड़ा चीप पड़ेगा उस हवाले से। एक चीज लास्ट आपसे बस मैं पूछना चाहूंगी, और वो ये कि आपने कहा हुकूमती इकदाम तो बहुत सारे गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव भी लिए, इनको खोलने की भी कोशिश की कि जी थोड़ा रिलैक्स दिया जाए ताकि मईशत को भी बूस्ट मिले, लोगों को रोजगार भी मिले। क्या कारखानादार और जो कंस्ट्रक्टर्स हैं वो अपने कारकुनों के लिए जो उन्होंने हिफाजती सामान मुहैया करना है उसका पाबंद किया जाएगा और उन पे चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा कि वो जो भी हिफाजती सामान उन्होंने अपने वर्कर को देना है वो दे भी रहे हैं या नहीं? देखिए, इसके अंदर अभी जैसे मैं आपको थर्मल स्कैनर्स की बात करता था, ये जो थर्मल स्कैनर है ये कुछ 2000 रुपए का मिलता था लाहौर में, मार्केटों में, ब्रांडेड रोड पर 2000 रुपए का। आजकल वो हो गया 16,000 रुपए का और मिलता भी नहीं है, कॉर्पोरेट मिलता भी नहीं है। सो ये चीजें देखना, देन यू हैव टू रिजॉर्ट बैक टू मर्करी थर्मोमीटर। मर्करी थर्मोमीटर पर आपको 3 मिनट लगते हैं चेक करने में, तो ये जरा प्रॉब्लम हो गया। लेकिन बाकी ये थर्मल रीडर्स के सिवा, स्कैनर्स के सिवा, बाकी अगर ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया, ये चीजें कपड़े की भी आजकल मिलनी शुरू हो गई है, जो वॉशेबल है, रीयूजेबल है, वो 60% प्रोटेक्शन देती है। डिस्टेंस मेंटेन करना, बाकी ये चीजें इस तरह के हाथ धोना, जैसे फैक्ट्रीज में आजकल क्या हो गया, हर घंटे बाद या 2 घंटे बाद हर कारखाने अपने अपने मुताबिक करना चाहिए लोगों को इस तरह। 2 घंटे बाद सायरन बजता है, 2 घंटे बाद आपने सायरन बजेगा तो आपने सबने जाकर हाथ धोना है। तो जो टॉप मैनेजमेंट है अगर वो इस तरह करे ना, खुद अगर चीफ एग्जीक्यूटिव, एमडी, जीएम उनके इस तरह करे, 2 घंटे बाद जाकर हाथ धो लेना। वो क्या सब उठे, सायरन बजे सब उठे, हाथ धोएं, फिर लगे हाथ एक दूसरे से नाम बुलाएं, बाकी तो हम सबको पता है। और गले ना मिले, हाथ ना बुलाएं, 6 फुट का फासला रखें और सैनिटाइजर्स रखें। सैनिटाइजर महंगी चीज है, हर आदमी नहीं रखता। साबुन रखें, साबुन, और जो वर्ल्ड एक्सेप्टेड फैक्ट है कि साबुन से हाथ धोना इज बेटर देन अ सैनिटाइजर। तो फिर अच्छा, फिर आप कहते हैं डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे करें। किसी हुकूमत ने नहीं बताया, केपीके हुकूमत ने क्लियरली डिफाइन किया कि जी आपने इसको ये वाला सपोज क्लोरीन यूज करना है तो 0.1% क्लोरीन यूज करना है, यानी 290 लीटर के अंदर आपने 1 लीटर क्लोरीन डालना है, 30% कॉन्सेंट्रेशन वाली। ये डिफाइन किया, ये डिफाइन करके अगर नहीं करेंगे तो ऐसे लोग स्प्रे मार रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या डाल रहे हैं। सो ये वो फिर मैं आपको बात रिपीट करता हूँ, डेविल इज इन द डिटेल्स। आपने हर चीज की डिटेल स्पेसिफिकेशन करके बात करेंगे, लोगों को इंप्लीमेंट करेंगे, क्लियर कट लिखी हुई चीजें, स्टेक होल्डर्स को, प्रेसिडेंट, चेंबर्स के प्रेसिडेंट, एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट, एसोसिएशन के, उन सबको लेकर, या ट्रांसपोर्ट वालों के, एग्रीकल्चर वालों के, सर्विस सेक्टर के, उनको लेकर, दुकानों के, उनको लेकर अगर प्रोसीजर बनाएंगे, क्लियर कट डिफाइन करेंगे, उनको होल्ड रिस्पॉन्सिबल करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको किसी सोसाइटी में, किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हम इस बीमारी से बच भी जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जनाब नोमान वजीर साहब हमारे साथ मौजूद रहे और उन्होंने हमें तमाम उस सूरत हाल से आगाह किया जो इस वक्त गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, जो हुकूमती इक़दामात हैं, जो इस इंडस्ट्री को, जो तामीराती शोबा है उसको थोड़े रिलैक्सेशन देने का मकसद यही है कि किसी तरह से उन तमाम लोगों को वापस उस रोज़गार के धारे में लाया जाए और मईशत को बूस्ट मिले और वापस थोड़ा सा आप रिलैक्स होके अपने कामों को जो है वो कर पाएं आसानी से। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है, खुदारा हम बार बार पाकिस्तान टेलीविज़न यहाँ बैठा ही इसलिए है और इस जिम्मेदारी जो हमारी है वो ये है कि आप तक हम ये चीज़ पहुँचाएं कि अगर हुकूमत ने कुछ शोबों में, जैसे तामीराती शोबे को अगर रिलैक्स किया है तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कोरोना वबा का, कोरोना वायरस का ख़तरा जो है वो टल गया है। वो ख़तरा इज़ देयर, वो अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन आप अगर एहतियात करते हुए काम करेंगे, जैसे आपने देखा है कि दुनिया में जहाँ जहाँ एहतियात से काम
लिया गया है वहां पे आपने देखा है कि ये रिस्क जो है वो कम से कम है, लेकिन जिन मुल्कों ने इतनी ज्यादा एहतियात नहीं की या इस वायरस को इतना सीरियस नहीं लिया या वो इसको अभी समझ ही नहीं पाए कि ये प्रॉब्लम है क्या और किस तरह से होती है, वो मुल्क आपने देखा कि सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। अमेरिका जैसा मुल्क जो तरक्की याफ्ता मुल्क है उसमें सबसे ज्यादा रेशो इसीलिए बढ़ा है और इसी वजह से ये है कि एहतियात जो है वो शायद उस तरह से नहीं की गई या लोग अभी उस तरह से अवेयर ही नहीं थे इस वायरस के हवाले से कि हमें क्या करना चाहिए, एहतियाती तदाबीर क्या कुछ होना चाहिए। सो बार बार आपको वही, जैसे अभी नौमान वजीर साहब ने भी कहा कि जरूरी नहीं कि आपके पास सैनिटाइजर हो तो आप हाथ धोएं, आप खुदारा साबुन से हाथ धोएं, आप मास्क का इस्तेमाल करें, आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें, आप एक दूसरे से डिस्टेंस पर रहें। अगर कोई खांस रहा है तो वो खुद ब खुद उसको चाहिए कि वो डॉक्टर से रुजू करे। अगर उसको बुखार है वो अपने आप को खुद भी चेक करता रहे, वो इस चीज का इंतजार ना करे कि थर्मामीटर कोई डॉक्टर या कोई साथ वाला उसको लगाए तो जब भी उसने अपना टेम्परेचर चेक करना है वो खुद से भी अपना खुद को जो है वो चेक कर सकता है। इस वक्त हमें जनाब मोहसिन साहब ने ज्वाइन किया है, चेयरमैन है इस वक्त एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर के। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं जनाब मोहसिन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया चूँकि हुकूमत वक्त ने एक बहुत अच्छा, जिसको आप कहते हैं कि एक रिलीफ, एक पैकेज, एक तामीराती शोबे में काम को शुरू करने के लिए उन्होंने कहा। एक तो ये जानना चाहेंगे, आप चेयरमैन हैं, आपको ज़्यादा बेहतर आप हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है वो दे सकते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि हुकूमती इस इक़दाम को कि तामीराती शोबे को खोलना चाहिए, क्या समझते हैं आप? रिस्क फैक्टर कितना कम है इसमें और इसमें कितना फ़ायदा होगा हमारी मईशत को और हमारे डेवलपिंग के उन सारे कामों को जो रुक गए थे इस कोरोना वायरस की वबा की वजह से? मेरे ख्याल में इसमें इमरान खान का, प्राइम मिनिस्टर का एक विजन था कि जो रोजगार वाले लोग हैं, जो डेली वेजेस वाले लोग हैं, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता काफी लोग होते हैं और कम से कम इन एक्टिविटीज में उनको कम से कम सबसे पहले जॉब क्रिएशन हो जाए। वो जो आज के हालात में हमने लॉकडाउन किया है, बेरोजगारी हो रही है, ऐसा ना हो कि कोरोना से लोग कम इफेक्ट हो और भूख से ज्यादा इफेक्ट हो। यही एक विजन है प्राइम मिनिस्टर का कि आम पब्लिक के लिए, आम लेबर के लिए, आम लोगों के लिए सोचा गया है। इसके अलावा पैकेजेस जो कंस्ट्रक्शन का दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट था। वो 18 महीने से हम इस पे काम कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर का एक विजन था 50 लाख घरों का और 1 लाख नौकरियों का। बेसिकली वो इसी से हो सकता था, इसलिए कि शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग है इस मुल्क में, तकरीबन 12 लाख घरों की शॉर्टफॉल थी और वो उसी को वो वर्कआउट करने थे कि ये 12 मिलियन घरों की, और उसी को वर्कआउट कर रहे कि 50 लाख 5 मिलियन घर किस तरीके से डिजाइन हो। तो काफी अरसे से पॉलिसीज डिजाइन हो रही थी, काफी चीजें हो रही थी, लेकिन बाज जगहों पे IMF की तरफ से, बाज जगहों पे आपके FBR की तरफ से इश्यूज आ रहे थे। फाइनली उन्होंने इन चीजों को, जब ये वबा आई और ये ऐसे हालात में कि अब लोकल इंडस्ट्री को हमें चलाना है, लोकल इंडस्ट्री हमारा ऑप्शन है कि हम पाकिस्तान की इंडस्ट्री को कैसे, जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है तो उसके साथ एलाइड 72 इंडस्ट्रीज चलती है और इससे जॉब क्रिएशन भी होती है और आपका जो शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग है वो भी कंप्लीट होता है। यही विजन है और जो भी पैकेज उन्होंने दिया उसमें आम पब्लिक के लिए फैसिलिटेशन है। मतलब पहला घर अगर वो बेचता है तो गेट टैक्स नहीं होगा, जब वो घर लेगा तो सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछी जाएगी। जो बिल्डर एंड डेवलपर को जो फैसिलिटीज गई है, एक FBR के हवाले से टैक्स रिजीम फिक्स टैक्स कर दिया ताकि उनको पता हो कि टैक्स किस तरीके से देना है, ऑनलाइन देना है, और इस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा दिया और एक बोर्ड क्रिएट किया है। तो इंडस्ट्री का दर्जा नोटिफिकेशन के लिए, मतलब ऑर्डिनेंस के लिए प्रेसिडेंट साहब साइन के लिए गया हुआ है, वो मेरे ख्याल से कल या परसों आ जाएगा, तो उसके बाद ये एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसमें चीजों को शुरू होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जो प्रीवियस प्रोजेक्ट है वो इमीडिएटली शुरू हो जाएंगे। लेकिन हमें हर तरीके से ये जरूर ख्याल करना, SOPs को डिजाइन करना है। हम ऑलरेडी हेल्थ मिनिस्ट्री से हमें आई हुई है कि अगर हम काम शुरू करते हैं तो लोगों की सेहत का किस तरह ख्याल होगा, किस तरह डिस्टेंस को कवर किया जाएगा, मास्क किस तरह लगाए जाएंगे, ग्लव्स कैसे पहने जाएंगे, और लोगों को एक साथ नहीं जमा करने की जरूरत है हमें। तो ये इंडस्ट्री ऐसी है कि अलग अलग लोग खड़े होते हैं, अलग अलग कमरों में प्लास्टर हो रहा है, अलग जगहों पे आप ब्लॉक मशीनरी कर रहे हैं, प्लम्बिंग वर्क अलग कमरे में हो रहा होता है, तो ये लोग भी ज्यादा नहीं होते और इस इंडस्ट्री में जॉब क्रिएशन भी बहुत ज्यादा है। तो ये हो
कि एक्टिविटी आपकी चलनी चाहिए, इकोनॉमी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। सही। मोहसिन साहब ये बताइएगा कि कितना वक्त दरकार है इस काम को शुरू करने में, आप क्या समझते हैं? कमोबेश 1 वीक 2 वीक्स कितना टाइम लग सकता है इसको आप पटरी पे डालने के लिए काम को? मुझे लगता है विदिन 1 वीक हमें चाहिए होता है, 7 से 10 दिन चाहिए होता है, 7 वर्किंग डेज चाहिए होता है, तो हम इसको पटरी पे डालना शुरू कर देते हैं। प्रीवियस प्रोजेक्ट जो चलते हुए प्रोजेक्ट है उसको तो इमीडिएटली 1 हफ्ते में शुरू कर देते हैं, लेकिन नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में हमें 2-2.5 महीने लगते हैं। एक नया प्रोजेक्ट डिजाइन होना, उसका आर्किटेक्चरल प्लान बनना, उसके सबमिशन होना, उसके अप्रूवल्स होना, और अप्रूवल्स के काफी इश्यूज थे जिसपे प्राइम मिनिस्टर ने पर्सनली कहा है कि हम प्रोविंस के साथ मिलकर उसको 30 डेज में इंशाल्लाह उसको भी करेंगे। तो ये आपकी पूरी इकोनॉमी मूव करेगी, आपकी एलाइड इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री मूव करेगी, आपके लोगों को जॉब क्रिएशन होगा, और जो शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग है वो भी, और फाइनेंस में भी इसमें वर्ल्ड बैंक की तरफ से, एशियन बैंक की तरफ से, IFC की तरफ से, ये सब लोग इन्वॉल्व है। और फाइनेंस करने के लिए भी लोगों को, और गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज लोगों को रेट भी किया है कि 6% पे फाइनेंस देगी। इमरान खान ने कहा है कि आम गरीब आदमी को 6% पे फाइनेंस मिलेगा ताकि वो लो कास्ट हाउसिंग अपना घर ले सके। अच्छा, सवाल की इजाजत? जी जी जरूर। शुक्रिया। मोहसिन साहब, आपसे जानना ये चाहूँगा अवामी फलाह के हवाले से, बिलखसूस मजदूरों की बेहतरी के हवाले से, कि हिफाजती इक़दाम तो बाहर सूरत किसी भी शोबे से कोई भी वाबस्ता हो उसको अपनाने ही हैं। मजदूर ज़्यादा स्टेज पर होते हैं। मौजूदा सूरत हाल में जो पहले ही एड पर चल रहे हों वो किस तरह से ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर रहे हैं? क्या ही अच्छा हो कि जो इन कंपनियों के जो CEOs हैं या जो मालिकान हैं वो खुद से इमदाद फराहम करें, उनको सपोर्ट करें, मुहैया करें हिफाजती का सारा सामान, ताकि मजदूर जो है वो बेहतर तरीके से इस मामले से नबरदाश्त हो सके। डेफिनेटली ऐसा ही होगा। हमने तो यहाँ तक भी कहा था जब तक लॉकडाउन है हम उन जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं हम उनको पेमेंट भी करते रहेंगे। आबाद मतलब एसोसिएशन ने हमारे डिसाइड किया था कि कोई एक आदमी को भी नौकरी से नहीं निकालेंगे, और जो आदमी मजदूर भी है, लेबर भी, अगर किसी वक्त भी हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में अगर काम किया और उसको हेल्प की जरूरत है तो आबाद खुद उसको हेल्प करेगा। इसलिए कि हम अपनी इंडस्ट्री को तो देखें, हम अपने लोगों को तो एक एक, अगर इंडस्ट्री अपने लोगों को देखना शुरू कर देगी तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट पे भी कम पहुंच आएगा। और ये हम इस वक्त हम सबका फर्ज है। और आप जो कह रहे हैं कि फैसिलिटेशन, हम खुद डेवलपर्स या बिल्डर्स जितने भी हैं वो खुद सब चीजें प्रोवाइड करेंगे, सारी चीजें के SOPs को वो खुद फॉलो भी करेंगे और खुद उनको, उन लोगों को भी वो सारी फैसिलिटीज फराहम करेंगे। अच्छा, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी, जैसे अभी एक तो ये कि कोऑर्डिनेशन सूबों के साथ, जाहिर है कि आपके ये प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो काम है वो मुख्तलिफ जगहों पे होगा, मुख्तलिफ सूबों में होगा। अभी आपसे पहले हमारी नुमान वजीर साहब से बात हो रही थी तो उनसे भी हमने ये सवाल किया और उनसे भी हमने जानने की कोशिश की कि आप बताइए, जैसे कराची जैसे शहर में सबसे ज्यादा आपका जो लेबर तबका है वो आपका KPK से या पंजाब से वहां पे काम करता है, तो ये किस तरह से मुमकिन? अभी आपने जिक्र किया कि कम बेश 1 हफ्ता लगेगा आपको इस काम को पटरी पे डालने के लिए। काम तो आप शुरू कर देंगे, लेकिन वो मैन पावर को आप एक सूबे से दूसरे सूबे में किस तरह से लाएंगे, किस तरह से? और ट्रांसपोर्टेशन तो बंद है, क्या मैकेनिज्म होगा, किस तरह से लाया जाएगा? और फिर उनका हिफाजती इकदाम भी क्या किए जाएंगे कि खुदा न खास्ता ये वायरस फैले ना किसी भी हवाले से? देखिए, जो KPK के लोग हैं, जो पंजाब के लोग हैं, जो लेबर है हमारी, वो ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि यहाँ से मूव होके वहां चले गई है। काफी लोग हमारी साइडों पे ही रहते हैं, काफी लोग ऐसे होते हैं जो कराची में ही रह रहे होते हैं, काफी लोग होते हैं, लेकिन काफी ऐसे हैं जो इस वबा की वजह से अपने अपने घरों को जा चुके हैं, अपने इलाकों में शायद जा चुके हैं, सोच के साथ कि अब काम तो है नहीं तो यहाँ किस तरह से, क्योंकि कईयों के तो घर वहां हैं, कई ऐसे हैं जिनके घर नहीं है, वो टेम्परेरी वहां पे बेचारे बसेरा किए हुए हैं, तो उनको कैसे लाया जाएगा? ऐसा होता है, 2-1 दफा सीजन ऐसे होते हैं जब वैसे भी हमारे यहाँ से लेबर जाती है। आज गंदम की कटाई है तो काफी लेबर मूव करती है और गंदम की कटाई कंप्लीट होने के बाद भी वापस आते हैं। ईद के सीजन में भी इसी तरह मूव करते हैं और वापस आते हैं। और जो लोग भी वापस आना चाहे हम उनका ट्रांसपोर्टेशन चीजें वो हमारे कांटेक्ट में होते हैं, इसलिए कि हमारे पास सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो पूरी उसको रीडिजाइन करते हैं। हमारी टेक्निकल साइड जितनी होती है वो पूरा उसको डिजाइन करके, जैसे इसीलिए मैंने कहा कि 1 हफ्ता 10 दिन हमें लगते हैं दोबारा से शेड्यूल बनाने में, इसलिए कि हमारे साथ एलाइड इंडस्ट्री होती है, हमें मटेरियल उन इंडस्ट्री से सीमेंट चाहिए होती है, स्टील से ट्रांसपोर्टेशन होता है तो ट्रांसपोर्टेशन भी हमें चाहिए होती है, इलेक्ट्रिक वाला होगा, इलेक्ट्रिक गुड्स चाहिए होंगी, आपके डोर वाले, पेंट वाले, जितने आप समझेंगे ना
एंड तक सारी इंडस्ट्री से लाइट होती है, तो वो भी साथ चलेगी तो हमारी एक्टिविटी साथ साथ होती है। इसीलिए डिजाइन हमें करना पड़ता है कि एक 7 दिन का हम शेड्यूल बनाते हैं और उसको फिर फॉलो अप करते हैं कि उसका मटेरियल बैकअप आता रहता है और उसकी चाल बनती रहती है। सही। सो आप समझते हैं कि ये हफ्ता 10 दिन में लाइनअप हो जाएगा और ये मामला जो है वो सामने बेहतरी की जानिब आना शुरू हो जाएंगे। अब आ जाते हैं थोड़ा सा उस पैकेज और उस रिलीफ की जानिब जो गवर्नमेंट ने दिया है। ये बताइएगा कि ये जिन लोगों के लिए ये जो डेवलपर्स का ये काम होगा और जो लोग इसके अंदर इन्वेस्टर भी आ सकता है सामने और आप आएगा, यकीनन आएंगे, वो लोग भी आएंगे, ऐसे लोग भी इसमें कूदेंगे, वो लोग जो कि एक ज़राए आमदन जो है उससे इस्तिस्ना कर दिया गया है जाहिर ना करने की वजह से, आप समझते हैं कि कुछ काला धन भी बाहर आएगा, या वो लोग जो इस इंतजार में हैं कि शायद हम ये पैसा जो माजी में पहले बाहर चला जाया करता था, आप समझते हैं कि अब वो मुल्क के अंदर ही लगेगा और इसके चांसेस हैं? बिल्कुल ऐसा भी है। अगर कोई चीज बाहर जाती थी तो आपको अब बाहर दुनिया में अपॉर्चुनिटी अभी रुकी हुई है। पूरी दुनिया कोरोना की वजह से मतलब एक स्टक है पूरी दुनिया। आप कहीं एक्टिविटी उस तरीके से कर नहीं सकते, कहीं मूवमेंट नहीं है, आपकी ट्रैवलिंग बंद है, बहुत सारी इंडस्ट्रियां तबाह हो गई है। तो आपको डिपेंड ही करता है लोकल काम पे, लोकल इंडस्ट्री पे, लोकल इन्वेस्टमेंट्स पे। एक तो वो लोग होते हैं जिनके पुराने घर होते हैं, वो फैमिली के घर होते हैं, जब वो बेचते हैं तो उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता और वो उसको अपनी री इन्वेस्ट करते हैं, या अपनी फैमिली के 4 भाई हैं तो 4 नया घर लेते हैं, तो उनके पास भी डॉक्यूमेंट नहीं होता, तो वो उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। जब वो घर बेचेंगे तो गेन टैक्स भी नहीं लगेगा। और जो भी इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे थे कि बिल्डर और जितने भी बिजनेस कम्युनिटी है मैक्सिमम उन्होंने तो जो स्कीम्स आई थी सबने अपने टैक्सेशन और जितने आबाद के मेंबर है सब टैक्स फाइलर होते हैं। उसके बगैर तो ये इंडस्ट्री मतलब फॉर्मल जो हमारा सेक्टर है वो तो चल ही नहीं सकता। तो वो सब ऐसा ही है, लेकिन लोगों को अपॉर्चुनिटीज है। अगर किसी के पास ऐसे हैं जिन्होंने शो नहीं किए या उनकी फैमिली के पैसे हैं या कहीं पड़े हुए हैं, तो मैं समझता हूँ इकोनॉमी में आएंगे और आने चाहिए। क्योंकि अगर कहीं बैंक में कहीं घरों में पड़े हुए हैं तो वो इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है, लोगों को यूटिलाइज नहीं। अभी फंड्स की जरूरत है, अभी एक्टिविटीज की जरूरत है इस मुल्क को, और इकोनॉमी को मूव करने की जरूरत है। हम समझते हैं ये एक्टिविटीज आने, ये पैकेज आने से ये इंडस्ट्री का साइज 3 गुना बढ़ जाएगा। जी, बहुत ज़बरदस्त आपने 3-4 चीज़ें हमें बताई और मेरे ख्याल से हुकूमती इक़दामात से आप खुश हैं। ये तो हो गई गवर्नमेंट की जानिब की बातें कि जो गवर्नमेंट ने जितना रिलैक्सेशन दिया है, ये जितनी बेहतरी की जानिब लाने की कोशिश की है, उसमें आपके इंडस्ट्री डेवलपर्स जो हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड तमाम लोग खुश हैं। अब ये बताइए कि जो फ़राइज़ आपके हैं उन डेवलपर्स के हैं या उन जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो लोग हैं उनसे हैं, जो जिनके कारखाने हैं या की इंडस्ट्रीज हैं या जो डेवलपर्स हैं, वो अपने जो उसका लेबर है, जो उसका कारकुन है, उसको सेफ रखने के लिए जो एसओपीज हुकूमत ने बनाए हैं, क्या उन एसओपीज को मेनोआन आप लोग फॉलो करेंगे और करवा पाएंगे अपने लोगों से? देखिए, बिल्कुल भी करेंगे और करवा पाएंगे। कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे वो पॉसिबल है। अगर छोटे प्रोजेक्ट्स है उस पर नहीं हो सकती तो हम उसका काम नहीं शुरू करेंगे। किसी की जानों को खतरे में नहीं डालेंगे हम। सबसे इंपॉर्टेंट लोगों की जानें हैं। लोगों की जान होगी तो हम हर वक्त काम कर सकेंगे। लोगों का ख्याल रखना है, इसलिए कि अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज हो गई जो अभी नजर नहीं आ रही और उस बढ़ गया कोरोना का और ज्यादा पेशेंट आ गए तो फिर बड़ा लॉकडाउन करना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि हम हर चीज को सेव करें और हम अपनी इकोनॉमी, अपने मुल्क के लोगों को सेव करें। कल हम खुद भी वहां खड़े हो सकते हैं, तो हम उसका पार्ट है। ठीक, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारी चीज़ों से आगाह किया और जिस तरह से कि हमने अपनी अर्लियर गुफ्तगू में कहा कि गवर्नमेंट तो यकीनन आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए भी पूरी तरह कोशिश कर रही है, ताजर तबके को भी फैसिलिटेट किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि इस वबा को भी जो है वो लोगों को अवेयर किया जाए और इससे उनको बचाया भी जाए। अब हमारा खुद का भी कुछ फ़राइज़ हैं जो हमने खुद भी अदा करने हैं, क्योंकि हमारे मुल्क की मईशत उस तरह से इतनी स्ट्रॉन्ग, आपने देखा है कि बहुत बड़े बड़े मुल्कों की मईशतें जो हैं वो भी डगमगा गई हैं, तो हम तो अभी उस स्टेज पे हैं ही नहीं। हम तो अपनी मईशत को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इतने नाजुक वक्त में, जबकि कोरोना जैसी एक वबा भी आपके सर पे मंडला रही है, एक अजीब से आलम में, उसको भी आपने देखना है, लेकिन उसके साथ साथ भूख से भी अपने लोगों को मरने नहीं देना, उनको बचाना है, उनकी फैमिलीज को, उनके खानदानों को, उनको। तो इसके लिए हुकूमत ने जो रिलैक्सेशन दी है उस रिलैक्सेशन को भी मद्देनजर रखिए, वबा को भी मद्देनजर रखिए और एहतियात खुद भी कीजिए और अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी इस एहतियात से आगाह करते रहिए। जी
इसी नोट पर आपसे इजाजत चाहेंगे, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइन के साथ, हमारे साथ रहिए।